ठीक है दोस्तों, आज है इंडियन ज्योग्राफी का हमारा दूसरा क्लास होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। और आज के इस वाले सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे वह भारत का प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे, यानी भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट है पहले हम उसे देख लेते हैं। साथ ही हमारा जो यूनिट है वह भारत का भौतिक प्रदेश है। ठीक है, हम लोग पहले देखें कि भारत को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साथी भारत को कुल 6 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। अब हम समझते हैं कि ये 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन सा है। इनमें से जो पहला है साथी वह है उत्तर का पर्वत। उत्तर का पर्वत, ठीक है। देखिए, अब समझिएगा कि उत्तर के पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इनमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। आप लोग जानते हैं साथी, एक नदी निकलती है इस तरह से, ये नदी आगे बढ़ जाती है और इन जन का नाम है सिंधु नदी, है ना। इनका तो नाम सभी को पता है, ये हमारी हो गई सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से लेकर के फिर एक रिवर और निकलती है ऐसे करके ये, और इस नदी का नाम दिहांग वैसे बोला जाता है, लेकिन आम भाषा में हम लोग जिन्हें जानते हैं वह ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ सिंधु नदी के मुहाने से, यानी मुहाने से नहीं कहा सकता, सिंधु नदी से लेकर के यहाँ पे जहाँ से ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ पे ऐसे साथी आप पाएंगे तो एक उठा हुआ भाग है, हिमालय का ही पार्ट है ऐसे करके। ठीक है, जो इस साइड में देखेंगे तो इधर दो विशेषताएं आपको याद रखना होगा कि इधर जो इसके पश्चिम साइड में जो यहाँ के पर्वत होंगे, ठीक है, उनकी ऊंचाई कम होगी। यहाँ पे यही पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये पर्वत का पार्ट है, उत्तर का जो पर्वत है, वहाँ के जो पश्चिम में जो पर्वत है उनकी ऊंचाई कम है, लेकिन यहाँ का जो ये उत्तर का जो पार्ट है साथ ही पर्वतीय भाग है, उसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पूरब में अगर बात किया जाएगा तो पूरब में यहाँ के जो पर्वत हैं, ठीक है, जो पर्वत मिलेंगे उनकी ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो ये पार्ट है साथ ही इसकी जो चौड़ाई है ये चौड़ाई कम हो जाएगी। इस पार्ट को आपको याद रखना है। और ये जो पूरा पार्ट कहलाया, यानी सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, इसे हम उत्तर का पर्वतीय भाग कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता है, नहीं, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक, मतलब यहाँ तक पहुंचता है, साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवेश द्वार तक पहुंचता है, तो ये पर्वत क्या करता है, जरा सा देखिएगा अपने आप को। ये जो पर्वत है साथी, ये मोड़ लेता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब यही पर्वत मुड़ जाएगा ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ। अभी तक आप देख रहे थे कि ये जो पर्वत था साथी, ये ऐसे चल के आ रहा था, यानी पूरब से पश्चिम हो रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां से भारत में प्रवेश करती है, वहां से जो ये पर्वत था, अब ये भाई साहब ऐसे हो जाता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब ये पर्वत उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है तो इसका नाम बदल जाता है। क्या हो जाता है इसका नाम, जरा सा ध्यान रखिएगा। उस केस में इसका नाम बदल करके क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ये नाम जाना जाएगा साथी, इसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जो पार्ट था हिमालय का ये पूरा 2400 किलोमीटर तक का था, और पूर्वांचल हिमालय ये जो पूरा पार्ट था साथी ये पूरा 100 किलोमीटर का था। तो अगर हम आपसे कहें कि उत्तर का जो पर्वत है उसकी लंबाई टोटल कितनी है, और ऑप्शन में आपको हम दो दे दें, एक तो ऑप्शन में हमने रख दिया आपको 2400 और एक ऑप्शन में हमने आपको दे दिया 2500, आप किस पे टिक मारोगे, तो मेरे दोस्त इसी पर आप टिक मारोगे। क्यों, क्योंकि ये टोटल पार्ट उत्तर का ही पार्ट है। लेकिन अगर आपसे कहें कि उत्तर के जो पर्वतीय पार्ट में पूर्वांचल का पार्ट कितना है, तो हम 100 किलोमीटर मार देंगे। लेकिन अगर केवल आपसे कहेगा कि उत्तर का पर्वत, तो ये, अब ये जो 2400 किलोमीटर है पार्ट आता है साथी, ये महान हिमालय में आ जाता है। वैसे तो वो भी महान हिमालय में आता है, लेकिन ये महान हिमालय में आ जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब आपसे सीधे कहेगा कि उत्तर का पर्वत, तो हम ये 2500 बताएंगे, और जब महान हिमालय कहेगा तब हम उसको 2400 बताएंगे एग्जामिनर को। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा। तो पहला जो हमारा विभाजन था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का, वो यही विभाजन था साथी, कि उत्तर में जो पर्वत है उन्हीं का विभाजन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पहला विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इनमें अगर हम देखेंगे साथी,
तो जो हमारा हिमालय पर्वत है इसको फिर से कई पार्ट में बांटेंगे। अब आप कहोगे सर कि ये तो पूर्वांचल का हिमालय हो गया, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कौन सी होंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार पहले विभाजन कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा विभाजन था, मैं ऊपर करता हूँ इसको, देखिए दूसरा जो विभाजन एनसीईआरटी के द्वारा किया गया, वह किया गया साथी उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। अब देखिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते पीसीएस का, तो हम उत्तर के मैदान को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग उत्तर के मैदान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसकी स्थिति को हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ से इसको पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन अगर बाद में कभी हमें समय मिलेगा तो इस पर थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ तक विस्तृत है इसको समझिएगा। देखिए उत्तर के मैदान की अगर हम आपसे बात करें साथी, तो उत्तर का मैदान यहाँ से ये मान लीजिए, और ये पूरा एरिया ऐसे, ये पूरा पंजाब, आप कह सकते हैं कि साथी ये पंजाब का पूरा क्षेत्र है, तो पंजाब राजस्थान का मैदान हो जाएगा। फिर हमारा ये हम देखेंगे तो हमारी ये गंगा का मैदान है साथी, है ना, गंगा और यमुना नदी के द्वारा बनाया गया ये मैदानी क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ तक। फिर यहाँ पे कुछ मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, ये पार्ट है, ये जो पार्ट है साथी ये हमारे उत्तर के मैदान में आते हैं। कौन कौन से पार्ट है जरा सा देखते हैं। देखिए इसको अगेन 2 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। फिर गंगा के मैदान को 3 पार्ट में बांटा जाता है, इस तरह से। अब इसके जो 2 पार्ट हैं वो कौन, इसको भी अगर देखा जाए, मैं इसको थोड़ा सा रंग देता हूँ, हालांकि ये सब मैं नहीं करता लेकिन रंग देता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट अलग कर दीजिए सुविधा के लिए, इसको यहाँ इस कलर को खुदा देते हैं, है ना, और फिर ये वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है, ये वाला अलग पार्ट है साथी, और ये वाला पार्ट इसका अलग है, ठीक है। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साथ याद रखिएगा, यह राजस्थान का मैदान है, तो ये राजस्थान वाले इसको अच्छे से पढ़ते हैं, राजस्थान का मैदान, हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, राजस्थान का मैदान। और इधर आप जानते हैं ऊपर पंजाब पड़ेगा, हरियाणा, इसीलिए इसका नाम पंजाब हरियाणा का मैदान पड़ा है, पंजाब हरियाणा मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान। तो साथ ही ये पंजाब हरियाणा का मैदान, और ये साथ ही हमारा गंगा का मैदान। और गंगा में ये अगर हम देखेंगे साथी, तो ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। और ये जो है ये हमारा मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। और ये जो पार्ट पड़ता है साथी ये हमारा निम्न गंगा का मैदान। ये हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जब यूपी जी के पढ़ेंगे तब, ठीक है, निम्न गंगा का मैदान। और ये जो पड़ता है साथी ये असम ब्रह्मपुत्र का मैदान है, असम ब्रह्मपुत्र मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ गंगा के मैदान पर थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करेंगे, वो भी यूपी जी के में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं मैं आपको हवा बता रहा हूँ, नहीं, पूरा अनुभव है कि पेपर में यहाँ से सवाल नहीं आता, क्योंकि यहाँ से सवाल साथी सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा, तो यहाँ से हमारे लिए सवाल नहीं बनता। तो उत्तर का मैदान ये हमारा दूसरा पार्ट था विभाजन में। तीसरा जो हमारा विभाजन होता है साथी वो होता है प्रायद्वीप भारत का। तो ये देखते हैं प्रायद्वीप भारत में कौन कौन से पार्ट आते हैं। साथियों तीसरा जो हमारा विभाजन था वह था प्रायद्वीप भारत। अब यहाँ से कुछ सवाल हमसे पूछे जाते हैं प्रायद्वीप भारत से। प्रायद्वीप भारत को दरअसल 2 पार्ट में हमें पढ़ना होता है, एक तो यहाँ के जो पठार हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और दूसरा यहाँ के जो पर्वत हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर्वत में हम दरअसल अगर देखें तो वैसे तो विभाजन करना नहीं है, लेकिन कर लेते हैं कि हमारा पश्चिम घाट में जो पर्वत आता है वो हम पढ़ते हैं, तो पश्चिम घाट पर्वत है ना, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है।
फिर पूर्वी घाट के जो पर्वत आते हैं, पूर्वी घाट में पर्वत हैं जो वो हम लोग पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ दक्षिण के जो अन्य पर्वत हैं, दक्षिण के पर्वत, इनके बारे में हम साथ ही थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, पठार को लेकर के कोई सवाल वैसे पेपर में पूछता नहीं है, तो पठार को लेकर के बहुत ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, खनिज में कभी कभी यहाँ से सवाल आ जाते हैं, तो हम लोग इसे पढ़ लेंगे खनिज वाले चैप्टर में। ठीक है, पर लेकिन लोकेशन वगैरह जान लेते हैं कि कौन कौन से पठार होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप लोग जानते होंगे एक समय ऐसा था जब ये पूरा पृथ्वी है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है, समझ लीजिए। और इस पृथ्वी पे दो पार्ट था, एक तो ये पूरा भूखंड था यानी भूमि था साथी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, पेंजिया का नाम से जानते थे, पेंजिया बोलते थे। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हुआ, किसी कारण से क्या हुआ, पेंजिया टूट गया दो पार्ट में साथी। और जब पेंजिया दो पार्ट में टूट गया तो ये बेचारा था, है ना, सॉरी, ये हमारा बेचारा पृथ्वी, और इस पृथ्वी में ये पेंजिया भाई साहब अब दो पार्टों में साथी टूट जाते हैं। अब ये जो पार्ट था इसका, ये महासागर पानी वाला पार्ट है साथी, इसको हम पैथालासा बोलते थे। ठीक है, इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, कभी जब पढ़ाएंगे तो आगे चल के और भी डिस्कस किया जाएगा जब पृथ्वी का निर्माण वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेंजिया भाई साहब दो पार्ट में टूट गए। एक जन का नाम पड़ा साथी यहाँ पे गोंडवाना पार्ट, ठीक है, गोंडवाना, और एक जन का पार्ट पड़ा अंगारा। फिर कालांतर में गोंडवाना के भी पार्ट होते हैं, पर वो सब हमें नहीं समझना है। फिर इसी गोंडवाना गोंडवाना बेचारा टूटता है कई सारे पार्टों में, और दुर्भाग्य से इसी गोंडवाना से अफ्रीका से एक पार्ट उस समय अलग होता है साथी, जैसे ऐसे करके एक पार्ट निकलता है, ऐसे करके हल्का सा, और ये पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ साथी स्लाइड करने लगता है। और ऊपर ही आप देखेंगे तो हमारे ही सर पे एक और प्लेट ऐसे बेचारा था पहले से, जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट, और ये था साथी इंडियन प्लेट। ठीक है, इंडियन प्लेट। तो ये भाई साहब क्या किए, बीच में थोड़ा सा एक पानी का एरिया था, है ना, यहाँ पे याद रखें, पानी का एरिया था साथी, जिसे हम टेथीस सागर बोलते हैं। टेथीस सागर, समझने वाली बात कुछ नहीं है, बस ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये भाई साहब मूवमेंट करते हुए जाते हैं। यूरेशियन प्लेट बेचारा अपने आप से सुकून से था, लेकिन इन्हें सुकून नहीं आया, ये मूवमेंट करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गए। तो टेथीस सागर पानी भागा कि नहीं तो हमारा सर फुट जाएगा, तो ये भाग गया बेचारा, और यहाँ के जो मड थे, जो कीचड़ वगैरह थे साथ ही, जो नदियों के द्वारा अवसाद लाए गए थे, ये पूरा उठ गया। ठीक है, और उठ करके बन गया हिमालय पर्वत। ये बहुत आसान है कहने में, लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया हुई है इसके पीछे। ठीक है, हमें क्यों इसे जानना था, इसलिए क्योंकि यही जो हमारा ये पार्ट है साथी, ये जो हमारा पार्ट है जो सबसे पहले था, हिमालय तो भी बना ही नहीं था, तो हिमालय से भी पहले था ये वाला पार्ट, इसका नाम है साथी हमारा प्रायद्वीप भारत। तो हिमालय से पहले था, यानी यहाँ की जो नदियां होंगी वो सब हिमालय से पहले, यहाँ की पर्वत वगैरह होंगी वो सब हिमालय के पहले से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा साथी था प्रायद्वीप भारत। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में हमारा प्रायद्वीप भारत कौन सा है। तो देखिए, इसे मिटाते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी, है ना। तो साथ ही ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे, जो आपको नजर आ रहा होगा ऐसे करके, ये चंद्राकार ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा, ये ऐसे आप मान लीजिए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे साथी, ये हमारा है प्यारा प्रायद्वीप भारत। ठीक है, ये हमारा साथी प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत। ठीक है, प्रायद्वीप भारत। अब इस प्रायद्वीप भारत में हमें यहाँ पे पठार देखना है, कौन कौन से पठार आएंगे, और कौन कौन से, फिर हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से पर्वत आएंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चौथा जो विभाजन था साथी, एनसीईआरटी ने कहा कि यार थोड़ा सा समय लेकर के आप लोग थोड़ा सा मरुस्थल के बारे में भी पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो एरिया है साथी, इन लोगों ने चौथा जो विभाजन किया, यही हम लोग कर लेते हैं मैदान के ही साइड में। तो ये था साथी भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। तो ये साथी हमारे विभाजन का चौथा पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा चौथा पार्ट था। फिर एनसीईआरटी ने एक और पार्ट किया, पांचवा पार्ट, वह साथी तट मैदान, तटीय
तटीय मैदान, जो भारत का तटीय मैदान है वो, तो ऐसे भारत में 2 तट पाए जाते हैं। तट माने जो समुद्र के किनारे है, तो ये वाला जो तट है, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे साथी, ये वाला तट, तो इस वाले तट को हम लोग बोलते हैं पूर्वी तट। ये देखिए, हम आगे चल के इसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है साथी, है ना। ये देखिए आप, ये वाला जो एरिया था साथी, इसे हम बोलते हैं तट। तो इधर का जो ये पार्ट पड़ा, इसे हमने बोला पूर्वी तट। पूर्वी तट, हम आगे चल के पूर्वी तट का विभाजन करेंगे, इसे हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। और ये साथी हमारा पश्चिमी तट, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। पश्चिमी तट, तट, तो साथी ये हमारा तट था। पांचवा विभाजन हमारा जो किया गया वो तटीय मैदान को लेकर किया गया। जो हमारा छठा विभाजन किया गया, ध्यान से देखेंगे, वो साथी द्वीप समूह। ठीक है, तो जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो द्वीप है साथी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे द्वीप आप पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी द्वीप, बंगाल की खाड़ी, तो जो द्वीप साथी बंगाल की खाड़ी में है वो, और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आप पाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप आप देख पा रहे होंगे। तो ये लोग साथी अरब सागरी द्वीप हैं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो अरब सागर द्वीप हो गए, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे एनसीईआरटी के द्वारा अगर देखा जाए कि एनसीईआरटी की माना जाए तो एनसीईआरटी ने 6 पार्ट में बांटा। द्वीप समूह जो कि हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तटीय मैदान के बारे में हमें पढ़ना साथी। फिर प्रायद्वीप भारत भी हमें पढ़ना है, लेकिन प्रायद्वीप भारत में हमें यहाँ के पर्वत पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मरुस्थल में बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है। पठार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति अगर आप चाहें तो जान सकते हैं। यहाँ से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो हम प्रायद्वीप भारत में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा ज्ञान लेकर के क्या करेंगे, एग्जाम में अगर आएगा ही नहीं। कभी ज्ञान लेना होगा तो सिविल सर्विस की तैयारी करके, पीसीएस वगैरह की तैयारी करके चीजों को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे ज्ञान आप, है ना। जो हमारे लिए है अभी हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे आपसे। वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सब पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर के पर्वत, उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय क्षेत्र का ये भाग कहिए, हमारे और आपके ऊपर है क्षेत्र। देखिए साथी, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम बात करें टोटल, तो हम दरअसल यहाँ पे 2 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक नए पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं, इसका नाम है साथी ट्रांस हिमालय। और दूसरा जो होता है साथी हिमालय में अगर हम इसे फिर से विभाजित करें हिमालय को अपनी सुविधा के लिए, तो 4 पार्ट में इसे बांट देंगे, ठीक है। एक और भी इसमें कर लें तो यही लगे हाथों, समय नहीं देना पड़ेगा, रुक जाइए। 3 पार्ट में बांट ले, काम और आसान हो जाएगा। देखिए हिमालय कर लेते हैं, हिमालय, और एक कर लेते हैं, लगे हाथों खत्म हो जाएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ी, आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। फिर अगेन हम हिमालय को 4 पार्ट में बांटेंगे। कौन कौन सा? पहला जो पार्ट होगा महान हिमालय, दूसरा जो पार्ट होगा साथी वो लघु हिमालय, तीसरा जो होगा वो हमारा शिवालिक होगा, और चौथा हमारा पूर्वांचल हिमालय होगा। पूर्वांचल आपको याद आ रहा है ना, पूर्वांचल हिमालय क्या है? पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। ये तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पहलू पर बात करना है, और इन तीनों इंपॉर्टेंट पहलू में ये वाला पहलू, हिमालय वाला पहलू थोड़ा सा बड़ा लगेगा,
और फिर हमें यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय की हम लोग बात करें साथी, तो हिमालय पर्वत का ये वह पार्ट है जो हिमालय से पहले ही अस्तित्व में था, और ये पार्ट कोई और नहीं है बल्कि आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक भ्रंश है। ठीक है, एक भ्रंश समझिएगा, सच्चर जोन कह सकते हैं हम इसे साथी, जिसे एक नाम दिया जाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं इंडो शांगपो सच्चर जोन। तो इसी के नीचे आप देखोगे साथी तो हिमालय पड़ा हुआ है, इस तरह से फैला हुआ है हिमालय, इस तरह से। और ये इंडो सांगपो सच्चर जोन क्या करता है, हिमालय को ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर के पार्ट में आप पाएंगे तो कुछ पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे एक पर्वत श्रेणी साथी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये 3 श्रेणियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, और यही 3 जो श्रेणियां हैं साथी, ये पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के पार्ट होते हैं, ट्रांस हिमालय के पार्ट है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इंडो सांगपो सच्चर जोन क्या करता है कि ट्रांस हिमालय को, जो ये हिमालय है, उससे अलग करता है। और ये तीनों श्रेणियों के नाम अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये साथी काराकोरम, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख, अभी हम सबके नाम लिख रहे हैं सिर्फ साथी, है ना, और जास्कर श्रेणी, जास्कर। इसी के नीचे कभी कभी एक और श्रेणी काउंट कर ली जाती है, हालांकि ये हिमालय के पार्ट में आता है साथी, पर यहाँ पे इसे काउंट नहीं किया जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी आगे चल के हम काउंट करेंगे, है ना। तो ये 3 श्रेणियां पाई जाती हैं जो कि ट्रांस हिमालय के पार्ट होते हैं, और ट्रांस हिमालय हमारा इंडो सांगपो सच्चर जोन के द्वारा अलग होता है हिमालय से साथी, है ना। अब देखिए समझिएगा, अभी हम इस पर बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको, पर्वत बताएंगे, दर्रे बताएंगे, कौन कौन से दर्रे हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में सबकी स्थिति एक बार जान लेते हैं, फिर चीजें हमारे लिए, आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये है, जान ली हम लोग। दूसरी चीजें, अब हम इस हिमालय को अगर देखें तो हिमालय में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। हिमालय में हमें 4 पार्ट पढ़ना होता है, वो कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है हिमालय का साथी, उसे हम बनाते हैं। देखिए ये हिमालय का सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, हिमालय का है भी हम बना रहे हैं आपको। ठीक है, ये हिमालय का पहला पार्ट है और इसे हम महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। अब देखिए, अब चूंकि ये भाई साहब ऊपर हैं, इसलिए इनके ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा गिरता है, इसीलिए हम इन्हें जो है हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, हिमालय, हिमाद्री हिमालय बोलते हैं साथियों, या बृहद हिमालय भी नहीं कहा जा सकता है। ये भाई साहब ऐसे थे जब ये पूरब से पश्चिम में, तब इनका नाम महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय था। लेकिन जैसे ही ये भाई साहब यहाँ से सांगपो से ऐसे करके नीचे आते हैं, तो इस वाले क्षेत्र में जब ये पूरब से पश्चिम में हो जाते हैं साथी, तो इन्हीं को हम, यानी महान हिमालय के ही पार्ट को हम, इसे हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, हिमालय। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय। लेकिन देखिए ये ऐसे ऊंचे थे, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे ऊंचे थे, लेकिन आप जानते हैं धीरे धीरे अपर्दन होता है, उत्थान होता है। इनके नीचे साथ ही इनसे थोड़ी सी कम ऊंचाई पर एक और पर्वतीय भाग का निर्माण हुआ।
यानी इनके जस्ट नीचे ही एक और, भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी आपको समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए एक और हिमालय का पार्ट साथी ऐसे करके आगे बढ़ा और इसे हम लोग बोलते हैं हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय, आप कहिए लघु या हिमाचल हिमालय। लघु या हिमाचल हिमालय। अब आप मुझे बताइए, आपको अगर दिख रहा होगा तो क्या यहाँ पे साथी घाटी नहीं दिख रही, वैली नहीं दिख रही है? तो आप कहोगे हाँ सर है। यानी ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय, ध्यान रखिए इनके बीच में साथी ये घाटी पाई गई है, बहुत सारी घाटी पाई जाएगी, है ना? आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है, घाटी पाई जाएगी, वैली पाया जाएगा। अच्छा घाटी को हम वैली बोलते हैं, VALLEY, ठीक है, वैली बोलते हैं। अब देखिए समय थोड़ी सबका खराब है, फिर थोड़ा समय बीतता है, फिर ये इसी के पास, इसी के पदस्थली से एक और थोड़ा सा साथी ऐसे करके ये यहाँ पे आप देखोगे हिमालय का एक और पार्ट रिलीज हो जाता है, ठीक है। मैं भी इसे भी यहीं नीचे बनाता हूँ, ध्यान से आप देखिए समझिए चीजों को। यहाँ पे साथी एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं है, नहीं तो ये कहोगे सर आप तो उत्तर प्रदेश में घुस गए, है ना? बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ना, नहीं तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में तो हमारे यहाँ ये नहीं है, आप कहाँ बना रहे हैं? तो मैप पे एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, प्लीज आप ऐसा माइंड मत करना, है ना? बस आप समझिए कि एक कल्पना करिए कि एक ऐसी स्थिति है ये, और साथ ही ये नया है, अभी नवीनतम बन रहा है बेचारा, है ना? तो इसे हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय, और ये हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कह सकते हैं, शिवालिक। इसकी ऊंचाई भी कम होगी, है ना? शिवालिक हिमालय, तो कहा जा सकता है कि ये सबसे नीचे है बेचारा हिमालय, हिमालय, ठीक है। ये लघु के बाद साथी ये है साथी शिवालिक। अब आप कहोगे सर एक बात हमको बताइए, तो शिवालिक हिमालय में भी तो हमें कुछ दिख रहा है, घाटी, तो बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ पर भी घाटी आपको पाई जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो घाटियां शिवालिक में भी मिलेंगी, और घाटियां शिवालिक और लघु के बीच में भी मिलेंगी साथी, और घाटियां पाओगे महान और लघु के बीच में भी मिलेंगी, तो ये दोनों जगह घाटी मिलती है, ठीक है दोस्तों। कल्पना करिए कि कोई नदी है, ठीक है, अगर वो नदी महान हिमालय से निकलती है, महान हिमालय की किसी चोटी से, और बेचारी पड़ती हुई लघु पे आएगी, है ना? लघु के बाद साथी वो नदी ऐसे करके शिवालिक पे आएगी, तो शिवालिक पे आप अगर देखते होंगे, अगर कहीं पानी वानी चला होगा खेतों में, इस समय गेहूं में आप पानी चलाते होंगे, देखते होंगे जब हम लोग पानी चलाते हैं तो अगर हम पाइप ऐसे रख देते हैं तो पाइप क्या करती है, यहाँ की मिट्टी खन के ले जाती है ना? और आप पाओगे कि कहीं कहीं ये ऐसे ऐसे पूरा रेतीला टाइप का जमा कर देती है किनारे किनारे, है ना? और फिर आगे चल के आप पाओगे तो महीन महीन रेत इकट्ठा कर देता है। तो जब नदी ऐसे करके शिवालिक हिमालय जब नीचे उतरेगी साथी सन्न से नदी, तो क्या करेगी आप जानते हैं? ऐसे नदी उतर रही है तो जो बड़े बड़े दाने थे वो यहाँ पे साथी ला करके जमा कर देती है, समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी जो इसकी दाने दाने होती हैं वो लाके यहीं पर इसके पदस्थली में साथी जमा कर देती हैं। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिए। तो ये जो एरिया आप पाते हैं जहां पे बड़ी बड़ी दाने आप देखने को पाओगे, इसे हम बोलते हैं साथी भाबर का क्षेत्र, भाबर, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र आप देखेंगे तो शिवालिक की पदस्थली पे है, पदस्थली मतलब फुट हिल्स है, पदस्थली का मतलब साथी शिवालिक का ये फुट हिल्स है साथी, है ना? फुट हिल्स यानी शिवालिक के नीचे है, इसलिए इसको हम बोलते हैं शिवालिक का ये फुट हिल्स है, और शिवालिक के फुट हिल्स में हमें भाबर का क्षेत्र मिलेगा साथी। और आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर होगा, तो पानी जब बड़ा बड़ा आप पत्थर रख दीजिएगा तो पानी आपको ऊपर से बहता हुआ नजर आएगा, तो आप कहोगे सर नहीं, इस क्षेत्र में हमारी नदियां सब गायब हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में नदियां गायब हो जाती हैं, फिर आगे चल के ये नदियां साथी हमें आगे चल के ये नदियां हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जहाँ पे ये नदियां हमें देखने को मिलती हैं उस क्षेत्र को हम खादर क्षेत्र बोलते हैं, और यहाँ पे महीन रेत लाके नदियां इकट्ठा करती हैं, महीन महीन रेत, है ना? और ये साथी हमारा खादर क्षेत्र कहलाता है,
खादर क्षेत्र। तो ये आप बांगर खादर भी लगे हाथों समझ लिए कि बांगर क्या होता है साथी और खादर क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, हालांकि जब हम यूपी जी के आपको पढ़ाएंगे तो हम वहां पे भाबर के बारे में और खादर के बारे में भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे साथी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये तराई का क्षेत्र भी, हाँ ठीक है, फिर से बांट दिया जाएगा। तराई के क्षेत्र को हम खादर कह देंगे, तराई कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, इस क्षेत्र को तराई ही लिख दीजिए, तराई क्षेत्र। ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र से कह देंगे। आगे चल के हम तराई क्षेत्र को फिर बांटेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है साथी। ठीक है, तराई क्षेत्र को आगे चल के फिर डिवाइड किया जाएगा। फिलहाल में आप इतना समझिए। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा प्रोसेस क्या क्या चीजें हैं। हमने देखा किस तरह से हिमालय की फिर 4 पार्ट हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि भाबर क्या है, तराई क्या है, और ये सारी चीजों के बारे में। अब एक बार जरा सा हम लोग इस बिंदु पर बात कर लें कि जो अभी बंटवारा हमने किया था महान हिमालय को, ट्रांस हिमालय को लेकर के जो अभी बंटवारा हुआ, वो बंटवारा क्या, हमारे जो ये 3 श्रेणियां हैं इनके बीच में पाई जाती हैं। तो चलिए एक बार उस बंटवारे की हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने देखा था कि हमारा जो शिवालिक श्रेणी है साथी और महान हिमालय के बीच में एक बंटवारे का क्षेत्र था, और इस बंटवारे को हमने कहा था इंडो सांगपो सच्चर जोन। और हमने देखा ये 2 जन के बीच में है। किनके बीच में था, तो आप कहोगे सर ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। क्लियर है, महान हिमालय। लेकिन ये जो बंटवारा है वो हमें हर जगह देखने को मिलता है। ऐसे ही हम इस बंटवारे को पाएंगे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ध्यान रखिए, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में साथी हम इस बंटवारे को पाते हैं, जिसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहेंगे। देखिए कहाँ लिखे इसको, यहीं पर लिख देते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल। अब चूंकि मध्य में है इसीलिए सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है। अच्छा, ये बंटवारा आपने देखा किसके किसके बीच में है, महान और लघु। तो वैसे अगर लिख दो आप समझ जाओगे ना, महान लिख देना और लघु लिख देना। क्लियर है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये जो बंटवारा है साथी, ये लघु और शिवालिक के बीच में भी देखने को मिलता है। इसे हम थोड़ा यहां लिख दें, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसे हम कहेंगे मेन बाउंड्री, जो कि बाउंड्री पर है ना, और फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब ये किनके बीच में है, तो लघु और शिवालिक, ऐसे लिख दीजिएगा ताकि याद रहे, लघु और शिवालिक। ठीक है, शिवालिक और आपने देखा था मध्य का उत्तर का मैदान। ठीक है, तो शिवालिक और उत्तर का मैदान, या कहिए तराई का मैदान, क्योंकि आपने देखा था शिवालिक की जो फुट हिल्स है साथी, भाबर का मैदान मत कहिए, तराई क्षेत्र के नाम से ही पूरा जाना जाता है। तो ये पूरा नाम तराई क्षेत्र ही कहलाता है। भाबर और खादर ये दोनों मिट्टियों के प्रकार हैं, वो अलग से बताएंगे। तो ये पूरा का फुट हिल्स ये तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तनाव मत लीजिएगा, अभी आगे चल के सब क्लियर हो जाएगा। जब हम यूपी जी के पढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो भाबर शिवालिक और उत्तर का मैदान, या शिवालिक और भाबर का मैदान, ये जो अलग होता है साथी, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इनके बीच में, यानी शिवालिक के बीच में और जो उत्तर का मैदान होगा साथी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फॉल्ट पाया जाता है उसे हम ग्रेट बाउंड्री, मैंने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। और ये किसके किसके बीच में है, ये हमने क्या बनाया हुआ है, एक मिनट, ये किसके किसके बीच में है, तो आप कहोगे सर शिवालिक के बीच में, शिवालिक और उत्तर का मैदान है। ठीक है, या तराई लिख दीजिए,
तराई का मैदान, ठीक है दोस्त, मैदान। तो हम लोगों ने फाल्ट को समझा कि कौन कौन से फाल्ट किन के बीच में आएंगे, है ना। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे ट्रांस हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंसी है और वहां से हमसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे कि या तो लगे हाथों एक बार पहले घाटियों को ही अलग कर दिया जाए, है ना, जो घाटियां हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं, नहीं तो चलिए एक एक करके समझाते हैं, समझाना सब कुछ है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं, वहां से कैसे कैसे सवाल आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को लेकर के, ठीक है। देखिए, ये साथी हो गया, एक बार हम लोग इसे थोड़ा सा अच्छा कर दें तो ये आपका हो गया महान हिमालय, और ये वाला पार्ट हमारा पूर्वांचल हिमालय हो गया साथी, और ये वाला जो हमारा पार्ट होगा लघु हिमालय का पार्ट है, ठीक है। रुक जाइए, ये हमारा साथी लघु हिमालय है, और ये हमारे साथी शिवालिक हिमालय, ठीक है। चलिए अब एक एक के पार्ट को हम समझेंगे, और ये हमारा पूर्वांचल हिमालय है, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी ये आपका हिमाद्री या आप महान हिमालय से कह सकते हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साथी जो हमारा काराकोरम श्रेणी है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हिमनद यानी ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो इसको ऐसे क्लियर कर लेंगे। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसे हम कुछ उपनाम देते हैं इसकी इज्जत बनाने के लिए, तो ये उच्च एशिया की रीढ़ कहलाता है, उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़, तो ये कहीं ना कहीं इसे महत्वपूर्ण बनाता है, इसे हम उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। पहली, दूसरी, यहीं पर पाएंगे तो आप भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, जिसे हम भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं, जो है साथी गॉडविन ऑस्टिन। यही मैं पीछे लिख रहा हूं इसको, जैसे आप लोग केटू बोलते हो, या गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन, या आप केटू इसे बोलते हो, ठीक है। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर है, और ये कुछ और नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहीं आप लिख दीजिए इसको, भारत की, भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू काराकोरम में है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम श्रेणी में मिलती है। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक साथी, है ना, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज हम देखेंगे यहाँ पे साथी ग्लेशियर पाए जाते हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं उसे देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें साथी, तो हमें अगर थोड़ा सा ऊपर से एक बार आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अब देखिए, अब मैंने पाई पा रहा है, लेकिन पाई की तरह हिमालय थोड़ी होगा, पूरा फैला हुआ होगा, है कि नहीं, पूरा श्रेणी फैला हुआ होगा। तो साथी यहाँ पे एक ग्लेशियर पाया जाता है, नाम आप साथ में मेरे लिखते रहिएगा, जिसका नाम है बियाफो ग्लेशियर। नाम मैं थोड़ा हरे से लिख रहा हूँ, बियाफो, बियाफो, और ये लद्दाख में है, बियाफो ग्लेशियर। बियाफो लिख दो, काम चला दीजिए, ठीक है। कहाँ पे है बियाफो, तो आप बताओगे लद्दाख में है, ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 60 किलोमीटर लंबा है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, अगर हम लोग देखें साथी, तो बियाफो के जस्ट नीचे यहाँ पे एक ग्लेशियर आपको मिलेगा जिसका नाम हिस्पार है। मैं इसे कहाँ लिखूं, नीचे लिख देता हूँ, हिस्पार, क्योंकि काराकोरम ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हिस्पार है साथी, है ना। और बियाफो के जस्ट बगल में हम देखेंगे
तो बाल्टोरा मिलेगा। हिस्पार की अगर हम बात करें कि इसकी कितनी लंबाई है, तो बियाफो से ज्यादा है, 61 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो बियाफो के बगल में ही साथी हिस्पार है नीचे की साइड, और ऊपर की साइड जाएंगे तो बाल्टोरा नाम का एक और मिलेगा आपको, बाल्टोरा। बाल्टोरो, टोरो कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं टोरा मिलता है साथी, तो बाल्टोरो लिख सकते हैं। ये भी कहाँ पड़ेगा, तो हमारा लद्दाख में ही पड़ेगा साथी बाल्टोरो, और ये 58 किलोमीटर है, इतना ऊंचा है। ठीक है, फिर आप आएंगे तो नीचे आप पाएंगे यहाँ पे साथी सियाचिन ग्लेशियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक है, और इसकी जो लंबाई की अगर हम लोग देखें साथी, इसकी अगर लंबाई की हम लोग बात करें तो कहाँ लिखें कि जगह कम पड़ना है, यहाँ पे लिख दें दोस्त 76.64 किलोमीटर। इंपॉर्टेंसी क्या है, इंपॉर्टेंसी की अगर हम लोग बात करें कि इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ और नहीं है बल्कि साथी भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर, भारत का, अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे लंबा ग्लेशियर, तो बता देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहीं पर एक और ग्लेशियर है, वैसे नोट कर लेंगे, काराकोरम श्रेणी में ही ये भी पड़ता है, द्रांग द्रुंग हिमानी इसको बोलते हैं। नाम लग रहा है जैसे हिरिंग क्लिम सहा कर रहे हैं आपका, मतलब अपना खुद का आपका कहे करेंगे, है ना। तो नाम याद रखिएगा, द्रांग द्रुम, द्रांग द्रुम करके ग्लेशियर है, हिमानी। ठीक है, अब अगर आपसे एग्जाम इसकी ऊंचाई ऊंचाई मत याद रखिए, लंबाई। ठीक है, और भी कई हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी नोट कर सकते हैं। एक आपको मिलेगा चोंगुलुंगमा, चोंगुलुंगमा, ये हो गया आपका चोंगुलुंगमा, काराकोरम में ही है, लद्दाख में चोंगुलुंगमा। ठीक है, अच्छा इस कलर से लिख दिया तो कहीं कंफ्यूजन ना बना देना, रुक जाइए। वैसे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही हो गया होगा, चोगुलुंगमा, है ना, चोगुलुंगमा हो गया। और एक और बना देंगे, खारदोजीन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी चर्चित में है, खारदोजीन इसका नाम है, कहाँ लिखी जगह ही कम पड़ जाता है साथी। ये ग्लेशियर है खारदोजीन, ये कहाँ से इसको ले जाएं, चलिए इसको भी ऐसे लाते हैं, खारदोजीन, है ना, तो इनका नाम है खारदोजीन, खारदोजीन। तो साथी ये जो ग्लेशियर थे वो हमारे काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम से ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी चर्चा हमने आपसे यहाँ पे कर दी कि यहाँ से कैसे सवाल हमसे आ सकते हैं, तो काराकोरम से मेनली सवाल यही पूछा जाता है। अब एक पॉइंट और अगर देखा जाए, और भी कई हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो एक और पड़ता है जो हिस्पार से पहले ही है साथी, हिस्पार से पहले थोड़ा सा पहले है, इसको ही बना देते हैं, जैसे यहीं पर पड़ता है, बातुरा नाम इनका है। ठीक है, बातुरा, ये भी ग्लेशियर है बातुरा। तो अगर हमसे कहता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ग्लेशियर है उसे सेट कर दो, ठीक है, मान लीजिए ऐसा एग्जामिनर कह दे, तो सारे लोग अपना हाथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि कोई सेट जल्दी नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर देना। कैसे, देखो सबसे पश्चिम में बातुरा, बातुरा, फिर इसके बाद जाएंगे, इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो हिस्पार, फिर इससे आगे जाएंगे तो बियाफो, बियाफो, फिर से आगे जाएंगे साथी तो बालथोरा, बालतोरो, माने जो इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं। फिर आगे चलेंगे तो सियाचिन, सियाचिन। तो ये ग्लेशियर का सीक्वेंस है, कभी आपसे पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको बताना होगा साथी, है ना।
और नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई भारत में कौन सा सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है, ये आपसे पूछता है, ठीक है। या कभी कभी सियाचिन को लेकर के एक सवाल और बनता है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। तो एक घाटी है जिसका नाम है साथी नुब्रा घाटी, लद्दाख में पड़ता है, घाटियों की चर्चा भी की जाएगी। तो ये लद्दाख में नुब्रा घाटी है, एक जगह है नुब्रा घाटी। तो अगर मान लीजिए पूछे कौन सी घाटी में है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हम ही लिख देते हैं कि लद्दाख। कहाँ पे? लद्दाख। लद्दाख में नुब्रा घाटी है और इसी नुब्रा घाटी के समीप से हमारा ये साथी ग्लेशियर निकलता है जिसका नाम आपका है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ये मामला। तो हमसे काराकोरम श्रेणी में हमसे काराकोरम श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय में अगर देखा जाए तो 90% जो सवाल आता है वो यहीं से इर्द गिर्द में पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, यहाँ के दर्रे भी हमसे पूछ ले जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर हमसे यहाँ के दर्रों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दर्रे कौन कौन से पड़ते हैं जो हमारे ट्रांस हिमालय के पार्ट है। अब एक साथ दर्रों को अगर कवर कर लिया जाए तो भी अच्छा होगा, मैप में भी आप भी कवर कर लेना, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो देखिए ये हमारा लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, सभी को पता है। यहाँ पे कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट हैं उस पर एक चर्चा हम एक पूरा लिस्ट बना दे रहे हैं ताकि आप भी इसको बना लेना, ठीक है। सबसे पहले तो यहीं पर पड़ता है खारदुलांग नाम का दर्रा, खारदुलांग, ठीक है। तो ये खारदुलांग नाम का दर्रा पड़ता है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये लद्दाख में है। तो डायरेक्ट पूछता भी है खारदुलांग के बारे में, दर्रा के बारे में, खारदुलांग कहाँ पे है ना। फिर देखेंगे तो और भी कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे दर्रे पड़ते हैं, और जैसे काराकोरम दर्रा, काराकोरम ये भी हमारा लद्दाख में ही पड़ जाता है ना। फिर इसके साथ एक इंपॉर्टेंट और जोजिला भी मिल जाता है, पहले ये जम्मू कश्मीर में गिना जाता था पर अभी यहीं पे है लद्दाख में जोजिला, ठीक है। और इनके साथ साथ एक और याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है चांगला, 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 ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथी, चांगला, खारदुलांग, काराकोरम और जोजिला को लेकर के यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट याद रखना होगा। पहली बात तो जोजिला जास्कर श्रेणी में है, पहली पॉइंट याद रखना है कि ये जोजिला है कहाँ पे, तो जास्कर श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी। बाकी खारदुलांग और वो लोग हैं काराकोरम में, लेकिन ये भाई साहब हैं जास्कर श्रेणी, पहली चीज। दूसरी चीज, जोजिला दर्रा का प्रयोग करके साथ ही हम लोग श्रीनगर से लेह जाते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे श्रीनगर टू लेह, लेह। तो श्रीनगर से लेह अगर आपको जाना है तो आप जोजिला दर्रा का प्रयोग करिए, और ये जास्कर श्रेणी में आपकी स्थित है। तो यहाँ से हमसे 3 बेसिकली पूछे जाते हैं, और खासकर जोजिला, चांगलांग, खारदुलांग के बारे में एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है साथी, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। अन्य कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो लद्दाख में है, उस पर भी चर्चा हो जाए। जैसे अभी चर्चा में था एक और दर्रा जो पेपर में आया हुआ है साथी, वह था बुर्जिल दर्रा और अघिल दर्रा। तो नोट थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। एक दर्रा जो आपका पड़ेगा वह बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल, और एक दर्रा आपका पड़ेगा साथी वो अघिल नाम का दर्रा है, अघिल दर्रा, ठीक है। और यहीं पर एक दर्रा और पड़ता है छगला नाम का दर्रा, छगला दर्रा, छगला, इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, सब कुछ याद करना पड़ेगा। छगला नाम का दर्रा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको छगला नाम का एक और दर्रा मिलता है। छगला के नीचे इमिल्सी नाम का, इमिल्सन यहाँ पे देखेंगे तो एक और दर्रा आप पाएंगे, और इन दर्रे का नाम है साथी इमिशला दर्रा, इमिसला, ठीक है। इतना बहुत है, वैसे हैं तो बहुत छोटे बड़े, पर इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो जोजिला जो हमसे पूछता है, बुर्जिल तो हमसे पूछता है, अघिल के बारे में हमसे पूछता है, ये जो है खारदुलांग के बारे में हमसे पूछता है। ये वो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में पेपर हमसे पूछता है, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है कि हम इनके साथ पीर पंजाल को भी काउंट करते हैं। लद्दाख में ही अब जो है साथी पीर पंजाल दर्रे को भी काउंट किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में ही है, तो वहीं पर काउंट किया जाएगा। रहने दीजिए, कंफ्यूजन क्यों पैदा करना है ना। चलिए, तो आपने देखा ये जो हमारे दर्रे हैं वो काराकोरम श्रेणी में पड़ रहे हैं साथी, लद्दाख वाले एरिया में पड़ रहे हैं जो कि ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में जो हमने दर्रे थे वो हमने देखा। तो हेडिंग अगर बना जाए कि यहाँ पे बनाया जाए एक ट्रांस हिमालय के दर्रे, तो हेडिंग हम बना रहे हैं ट्रांस हिमालय के दर्रे। ट्रांस हिमालय में दर्रे, कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, दूसरा जो दर्रा पड़ेगा वो हमारा जम्मू कश्मीर वाले राज्य में, यानी यहां पे दो दर्रे यहां पे साथ ही पड़ते हैं। एक तो हमारा काराकोरम, दूसरा हमारा बनिहाल। काराकोरम, बनिहाल, तो सॉरी पीर पंजाल बनिहाल, माफ करिए, पीर पंजाल बनिहाल। तो ये साथी पीर पंजाल, एक तो हम इतना सुंदर लिखते हैं, दूसरा हमारा पेन भी साथ नहीं देता। पीर पंजाल, पीर पंजाल, और ये वाला साथ था साथी बनिहाल। बनिहाल दोनों की अपनी विशेषताएं हैं और यहां से सवाल आते हैं। पीर पंजाल से लेकर क्या सवाल बनता है, यहां से साथी हम कुलगांव से कोठी जाते हैं। कुलगांव से कोठी, कुलगांव से कोठी, कुलगांव से अगर आपको कोठी जाना है तो आप पीर पंजाल दर्रे का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुलगांव से कोठी। और बनिहाल दर्रे से अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप बनिहाल ले लीजिए, जम्मू से श्रीनगर। तो आप साथी यहां से जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने ऊपर आपको ग्लेशियर के बारे में बताया कि ट्रांस हिमालय में जो ग्लेशियर है, यहाँ पे इसकी भी हेडिंग बना दिया जाए, क्या जाता है, ट्रांस हिमालय की ग्लेशियर। ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर, जो ग्लेशियर थे, ग्लेशियर वो हमने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, हमने ग्लेशियर पे चर्चा कर ली और हमने आपसे कहीं ना कहीं ट्रांस हिमालय में जो दर्रे थे उस पर भी हमने आपसे चर्चा कर ली। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वह साथी होगा हमारा हिमालय। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे हिमालय। हिमालय के बारे में जानते हैं साथी। हिमालय, सबसे पहले पॉइंट हम इसके महत्व को समझें, इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, तो सबसे पहले इसके अगर हम महत्व को जानें कि भाई हिमालय से क्या क्या लाभ हमें मिल सकती है, तो पहली पॉइंट तो हम ये निर्धारित कर सकते हैं साथी कि यह जो है वह राजनैतिक सीमा, हमारी जो राजनैतिक एवं प्राकृतिक सीमा का निर्धारण, प्राकृतिक सीमा, सीमा का निर्धारण कैसे करता है, तो आप राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो हमें चाइना से अलग कर रहा है, और प्राकृतिक रूप से भी आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच, चाइना के बीच में सेपरेशन का ये काम करता है साथी। ठीक है, और भी रूप से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि अन्य एशिया के पार्ट से ये भी कहीं ना कहीं हमें अलग कर रहा होता है साथी, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों महत्व है भारतीय उपमहाद्वीप को, चूंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं अगर हिमालय पर्वत ना होता तो जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है, और ऊपर आप पाएंगे साथी रूस में ही आप पाते हैं साथी ठंडा प्रदेश साइबेरिया। ठीक है, तो आप पाते हैं कि साइबेरिया से हवा चलती है, साइबेरिया से हवा चलती है साथी, है ना, ठंडी ठंडी हवा, और जहां जहां ठंडी ठंडी हवा चलती है ऐसे नीचे की तरफ आती है साथी। अगर हमारा हिमालय नहीं होता, हिमालय से आके टकराती है साइबेरिया की हवा, है ना,
हिमालय पर्वत हमारा साथी इसे खड़ा है और साइबेरिया की हवा को रोक देता है, जिससे हमारे यहाँ आलू वगैरह की खेती बच जाती है। नहीं तो पाला मार देता, आलू कुल खराब हो जाते हैं, सब हरा हरा हो जाता है ना। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं है। और ध्रुव, अब देखिए पोल, अब चूंकि आप देखेंगे रूस में तो ये पोल उत्तरी ध्रुव से हवा आती है, तो ध्रुवीय पवन को रोकता है। तो दूसरी चीज कह सकते हैं कि आप समझ जाना जब भी पेपर में आपसे किसी तरह से पूछेगा कि यह क्या करता है, ध्रुवीय पवनों से प्लस साइबेरिया की ठंडी हवा से सुरक्षा। तो ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है, गार्ड की तरह काम करता है साथी। नहीं तो आके हम लोग का पूरा लिए एकदम खराब हो जाता, हम लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वर्षा में देखा जाए साथी, तो अगर हिमालय नहीं होता, जैसे आप जानते हैं कि अगर बनाया जाए तो ये अपना इंडिया है ना, ये अपना प्यारा भारत महान, मतलब मैं इसे ऐसे ही बना रहा हूँ साथी, नॉर्मली मैप में मिलाने की कोशिश ना कीजिएगा। मान लीजिए कि हमारा प्यारा भारत महान, कोई भी बना सकता है इनको। तो इधर से आप जानते हैं साथी मानसून ऊपर चढ़ता है ना, मानसून ऐसे पर्वत के सहारे सारे सारे ऐसे ऊपर आगे चलता रहता है, और एक बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से मानसून चलता है। तो अगर यहाँ पे हिमालय पर्वत ना होता साथी तो क्या होता है, तो मानसून ऐसे आगे निकल जाता है ना। लेकिन हिमालय पर्वत होने की वजह से साथी ये मानसून टकराता है, ये लोग टकराते हैं और भारत में वर्षा कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये क्या करता है, तो आप कह सकते हो कि वर्षा या मानसून हवाओं को रोक करके, मानसूनी हवाओं को रोकता है, हवाओं को रोक कर वर्षा कराता है। और अगर ना होता तो आप समझ लीजिए बरसात हमारे यहाँ नहीं होती है, और क्या हम लोग बिना पानी के रह जाते हैं, है ना। तो ये चीजें ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, नदियां वो ग्लेशियर से बर्फ के पिघलने से निकलती हैं। तो इस वजह से यहाँ से जो नदियां निकलती, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, तो नदियां सतत रहती हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियां जो होती हैं साथी, नदियां वह सतत हैं। सतत हैं का क्या मतलब, वर्ष भर बहती है। यहां से जो नदी निकलेगी वह कब तक बहेंगी, पूरे साल तक वो बहती रहती है, सूखा नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साथी, है ना। और इस वजह से, इन नदियों की वजह से जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। ये देखिए जलोढ़ मैदान बना है इन्हीं नदियों के कारण। तो कहीं ना कहीं अगर हिमालय नहीं होता तो जलोढ़ मैदान नहीं बनता, और जलोढ़ मैदान नहीं बनता तो खाना खाते कैसे, गेहूं चावल हो नहीं करता, है ना। दूसरा, खनिज संसाधन है, इसमें अगर देखा जाए तो खनिज संसाधन की संभाव्यता, ये याद रखिएगा, खनिज संसाधन, खनिज की संभाव्यता साथी, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खनिज भी मिल सकता है, जैसे कोबाल्ट, निकेल, जस्ता। अभी चर्चा में आप देख रहे हैं ना सोनम वांगचुक, इसलिए बेचारे परेशान है ताकि लद्दाख को जो है राज्य का दर्जा मिल जाए और वहां के खनिज संसाधन का प्रयोग वहीं के विकास में लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य भी सही है ना। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार की रवैया उल्टा है उनके प्रति, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्या हम यहाँ पे अधात्विक खनिज, तो धात्विक भी हो सकता है साथी, यहाँ पे धात्विक खनिज मिल सकता है, जैसे कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, ये सब मिल सकता है। अभी खोद तो होना है, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, या आप जस्ता ही ले लीजिए, ठीक है। अधात्विक खनिज भी मिल सकता है, अधात्विक, ये कूट में प्रश्न आएगा, टेंशन मत लीजिए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम एटसेट्रा, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला हो सकता है साथी, पेट्रोलियम हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। वन संसाधन से धनी है, तो और भी कई सारे इंपॉर्टेंट है। तो वन संसाधन की प्रचुरता, एक से बढ़ के एक लकड़ी यहाँ पे मिलती है साथी, सागवन, शीशम, साल, ओक, लॉरेन, मैग्नीलिया, बांस, ये सब यहाँ पे मिलता है। तो
कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वन के संसाधन भी बहुत ज्यादा है, ऐसी ऐसी लकड़ी है जिनका प्रयोग आज भी होता है साथी, है ना। और जैव विविधता का विशाल, एक और इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे, जैव विविधता का विशाल भंडार। जैव विविधता का विशाल भंडार। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो जैव विविधता की भी बहुत सारी चीजें पाए जाएंगे। क्यों? अब पेड़ उड़ जब इतना ज्यादा पाया जाता है, पहाड़ी घने इलाके में कौन जाए देखने, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे तो हिमालय क्षेत्र को हम जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण एरिया मानते हैं। जब हमको हॉट स्पॉट पढ़ाएंगे, 4 हॉट स्पॉट भारत में है, उन चारों हॉट स्पॉट में आप देखेंगे तो उत्तर का हिमालय क्षेत्र भी कहीं ना कहीं एक हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाएगा, और ये भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हिमालय था। अब अगर हम देखेंगे हिमालय का विभाजन अगर हम करें साथी, हिमालय का भौतिक विभाजन करें अपने पढ़ने के दृष्टिकोण से, इसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि इसमें हम 4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा 4 पॉइंट? सबसे पहले महान हिमालय, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक, शिवालिक हिमालय, फिर मेरे दोस्त आखिरी में पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय पर हमने आपसे चर्चा कर लिया है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं महान हिमालय में, और हम देखेंगे कि महान हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती हैं और कौन कौन से दर्रे वहां पे हैं, कौन कौन सी हिमानियां हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, जिन्हें हम जानेंगे साथी, है ना। तो चलिए देखते हैं साथी। महान हिमालय को अगर हम बनाएं तो यहां आप पाओगे सिंधु नदी तंत्र का जो पार्ट है वहां से लेकर के इस तरह से, यहाँ जो इस तरह से एरिया है साथी, ये पूरा एरिया, और फिर यहाँ से तीक्ष्ण मुड़ बनाता हुआ ये पूरा पार्ट है ना, यहाँ तक का ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट है साथी महान हिमालय का। और ये जो पार्ट आप देखें, यहां से लेकर के ये सिंधु नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, या दिहंग नदी, दिहंग नदी, और ये सिंधु नदी, सिंधु नदी, इनके बीच का जो ये पार्ट आपको मिला, यह साथी आपका है, ये क्या हो रहा है, ये बोर्ड ना कभी कभी मुझे कहता है कि तुम मुझे नहीं चला पाओगे, लेकिन ये भूल गया कि हम इसे चला लेंगे। महान हिमालय हम कोशिश कर रहे हैं साथी राइटिंग में लिखने का, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, ये हमारी गलती नहीं, बोर्ड की गलती है। ठीक है, अच्छा, तो महान हिमालय, इसकी जो अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ वाला जो पार्ट है दिहंग के बीच में, ये 2400 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है मेरे भाई, है ना, 2400 किलोमीटर साथी। और यहां से जो ये आप देखेंगे तो ये जो हिमालय का पार्ट बना, ये हमारा पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वांचल हिमालय, हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, ये साथी। अब आता है कि भाई महान हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, महान हिमालय के बारे में ये समझिएगा, पहली बात तो ये कि यहाँ के जो पर्वत होंगे साथी, महान हिमालय के बारे में थोड़ा सा आपको यहीं पे लिखता हूं। पहली पॉइंट महान हिमालय के बारे में, महान हिमालय के बारे में, पूर्वांचल हिमालय भी आगे डिस्कस करेंगे। पहली पॉइंट कि जो पर्वत होंगे साथी, पर्वतों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर होगी, मतलब 6000 मीटर से ऊंचा जितना पर्वत है वो सब महान हिमालय में आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूं, आप समझ जाओगे ना, समझ जाओगे। औसत ऊंचाई 6000 मीटर, यानी यहाँ की जो पर्वत पाएंगे आप, 6000 मीटर से ऊंचा जितना भी पर्वत पाएंगे वो सब आपके
महान हिमालय के पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, तनाव नहीं लेना है, काफी आसान है, कोई बहुत बड़ी पीएचडी करने वाली चीज नहीं है साथी। ठीक है, देखिए कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पड़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो जास्कर श्रेणी है साथी, है ना, जास्कर श्रेणी में ही पड़ता है नंगा पर्वत आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे। एक वैसे जास्कर श्रेणी तो आप कहोगे सर काराकोरम पार्ट में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा विस्तृत है जास्कर श्रेणी का विस्तार लेकर के, इसीलिए हम यहाँ पे इसे बना रहे हैं। अब चूंकि वो भी तो कहीं ना कहीं गॉडविन ऑस्टिन भी तो भारत का ही जोड़ा जाता है, तो सबसे पश्चिम में अगर आप पाएंगे तो यहाँ पे आपको ये पर्वत मिलेगा साथी। इस पर्वत का नाम है आपका नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, पर्वत ऊंचाई याद करने की जरूरत नहीं है, नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपका नंगा पर्वत है साथी। पेपर में कभी कभी आता है कि सबसे पश्चिम से पूरब की तरफ सेट करिए, तो अगर ऐसा आ जाता है तो लोग वहां पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अब जवाब में क्या ही लिखा जा साथी। ठीक है, तो ये आपका पड़ता है नंगा पर्वत। अगर श्रेणी की बात करेंगे कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये तो आता तो है जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी। और कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर ये तो लद्दाख में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट कोई भी डेटा एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है, तो कंफ्यूजन मत बनाइएगा। इतना याद रखिएगा कि अगर सबसे पश्चिम में जा रहा है और ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है तो हम वहां पे घबराएंगे नहीं साथी, है ना, इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये साथी हमारा हो गया, जो कि नंगा पर्वत हमारा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम पहुंचेंगे साथी उत्तराखंड में अपने। तो उत्तराखंड में हमें कई सारी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। अगर हम इन्हें क्रम से कुछ सेट करने की कोशिश करें तो देखिए हमें पर्वत श्रेणी में, ये क्या हो गया, पर्वत श्रेणी मिलेगी साथी उत्तराखंड में है। ये सब जो मैं बना रहा हूं ये सब उत्तराखंड में है। इनका नाम है कामेत। कामेत भारत में है और हमारा यूके लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना उत्तराखंड में। ठीक है, कामेत के बाद आप देखेंगे तो नंदा देवी, चूंकि स्पेस कम पड़ेगा ना इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा, ये भी हमारा नंदा देवी, नंदा देवी साथी, ये भी हमारा यूके में पड़ेगा। ठीक है, फिर तीन और इंपॉर्टेंट याद रखिए, तीन श्रेणी और, एक कैसे बनाऊं बताइए, जगह कम पड़ जाता है, दो ऐसे बना दे रहा हूं, और तीन कौन कौन है, एक ये जो है साथी वो हमारा हार्दे ओल नाम का है, हार्दे ओल, ये भी उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौखंबा, 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 और ये जो है साथी त्रिशूल, त्रिशूल। अब देखिए दिक्कत क्या है ना त्रिशूल को लेकर के, त्रिशूल, त्रिशूल जो है साथी ये तीन है। ठीक है, कौन कौन सा है ध्यान रखिएगा, त्रिशूल के तीन श्रेणियां इसमें पाई जाती हैं, त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3, और ये तीनों के तीनों हमारे उत्तराखंड में है। त्रिशूल 1 की अगर आप देखेंगे तो 7120 मीटर ऊंचाई है, त्रिशूल 2 की 6680 मीटर की ऊंचाई है साथी, और त्रिशूल 3 की आप देखेंगे, ठीक है, भगवान शिव के नाम पर ही ये बना हुआ है याद रखिएगा, तो 6315 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो त्रिशूल की तीनों श्रेणियां हमारा उत्तराखंड में पड़ती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी हमारा कहाँ पे, तो ये भी हमारा उत्तराखंड में है, और ये लोग तो साथ ही उत्तराखंड में है ही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको उत्तराखंड में जो श्रेणियां वो तो याद ही हो गए होंगे। ठीक है, अब हमारे पड़ोसी प्यारे देश नेपाल के पास भी कुछ ना कुछ है ना, तो पड़ोसी देश नेपाल का मैं कैसे बनाऊं आप बताओ, मैं ऐसे बना देता हूँ। नंबर 1 आप ध्यान रखिएगा ये हिमालय पे ही है, नंबर 2 ठीक है, ये धौलागिरी हो गया, ये आपका अन्नपूर्णा हो गया, फिर मानसलू नाम का यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे चो ऊ नाम का मिल जाएगा साथी, फिर आप यहाँ बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लोहत्से
और यहाँ पे मकालू। क्रम से मैं लिख रहा हूं, आप भी क्रम से लिख दीजिएगा। पहला जो नेपाल में है कौन सा है, धौलागिरी। आप भी क्रम से लिखना, धौलागिरी। ठीक है, मैंने क्रम से बनाया हुआ है सबको, है ना, जगह कम है इसीलिए ऐसा। कभी आपका आशीर्वाद रहे तो डिजिटल बोर्ड लिखेंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ये नेपाल में है सब, है ना, अन्नपूर्णा। तीसरा जो होगा याद रखिएगा, एक मानसलू नाम का, मानसलू। चौथा जो होगा साथी वो आपका चो ऊ नाम का एक पहाड़ी है, चो ऊ। ठीक है, पांचवा शिखर आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट है, और आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट इस समय इसकी ऊंचाई बढ़ाई दी गई है, तो भैया ये पेपर में आ जाएगा 8,848.86 मीटर। तो यही आपके पेपर में आएगा, जरा सा नोट कर लीजिएगा इसको और इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, मानसून के बाद आप देखेंगे दो और मिलेगा, यहीं पर लिख दे रहा हूं छठे नंबर पे। छठे नंबर पे मानसून के बाद लोहित से, पेपर में पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोग नहीं कर पाए थे, इसलिए कभी कभी पढ़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। इसके बाद साथी मकालू। अच्छा, मकालू भी ये नेपाल में है, भारत मत मार देना वरना हमारा गलत हो जाएगा साथी। ठीक है, इसके बाद हम अपने यहाँ सिक्किम में पहुंच जाते हैं साथी। ये वही सिक्किम है, दार्जिलिंग हिल्स यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन दार्जिलिंग हिल्स से पहले यहाँ पे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की बात करेंगे। ये है साथी हमारा प्यारा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, कंचनजंगा। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा, है ना। कहाँ पे पड़ेगा कंचनजंगा, सिक्किम में। तो 8,598 मीटर की ऊंचाई लिया हुआ है, कोई मामूली बात नहीं है। तो ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर, और ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत की नहीं, भारत में स्थित, है ना। क्या आपकी बात समझ में आ गई साथी? ठीक है, इसके बाद वैसे बढ़ेंगे तो आगे चल के अभी हम इतने दूर पे आपको बहुत सारे हिमालय का दर्शन कराएंगे, बहुत सारे पार्ट के बारे में, लेकिन फिलहाल में यहाँ पहुंचाइए सबसे अंतिम धुरी पर, जहां से दिहांग नदी वापस आएगी, और यहाँ पे जो ये पर्वत आपको मिलेगा साथी, इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। और इसी नामचा बरवा के बाद दिहांग नदी प्रवेश करेगी और हिमालय की कहानी पिक्चर द एंड हो जाएगी। आपके समझ में ये बात आ गई? उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जो जो श्रेणियां थी हमने, ये कहाँ पे है नामचा बरवा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से बताना पड़ेगा सिक्किम का नाम लिख के, तो ये सिक्किम राज्य है ना। बाकी ये जो हमने यहाँ पे भी आपको बताया, ये सब हमारा नेपाल में पड़ता है। बाकी उत्तराखंड में जो था हमने आपको बताया नंगा पर्वत, जो कि सिक्किम में है, हमने उस पर भी आपसे चर्चा करी। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हमसे मिल जाएंगे, और फिर अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे मिल सकते हैं, कौन कौन से घाटियां मिल सकती हैं, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं साथियों। अब हम थोड़ा सा हिमनद की चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखिए हमने जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के जितने ग्लेशियर्स हैं उस पर चर्चा कर ली है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हमारे उत्तराखंड में कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के ग्लेशियर नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन उत्तराखंड के ग्लेशियर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये राज्य हमारा रहा साथी उत्तराखंड। अब स्पेस कम है इसलिए मैं ग्लेशियर का नाम एक साथ लिख दूंगा, ये हमारा उत्तराखंड है। क्यों ग्लेशियर का, वैसे जब मैं आपको डिटेल में नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा तो कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर अभी हम यहाँ के जो ग्लेशियर हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पड़ गया एमपी। एमपी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, एक पूरा लिस्ट इसका बना लेंगे ताकि हमारे और आपके लिए याद करने में आसान हो जाए। पहला जो ग्लेशियर पड़ेगा साथी यहाँ पे बंदरपूछ, और आप जानते हैं बंदरपूछ से साथी एक नदी निकलती है, बंदरपूछ ग्लेशियर लिखिए, ग्लेशियर। ये हमारा पड़ता है कहाँ पे, तो ये पड़ेगा साथी उत्तराखंड में, ठीक है। फिर गंगोत्री ग्लेशियर आगे बढ़ जाएंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगा, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इधर लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद सतोपंथ, वही विष्णुगंगा वाला, सतो
पंथ। अभी चल के हम आपको बताएंगे यहाँ से निकलेगी एक नदी, उनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्पार नाम का ग्लेशियर। अच्छा, हिस्पार यहाँ पर भी है लेकिन कंफ्यूजन बन जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं बनाना। पिंडार ग्लेशियर लिखिए, पिंडार ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर साथी। फिर पिंडार के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पड़ता है चौरीबाड़ा नाम का ग्लेशियर। चौरीबाड़ा ग्लेशियर वही केदारनाथ मंदिर है, उसके उत्तर में आपको मिलेगा चौरीबाड़ा ग्लेशियर। चौरीबाड़ा, चौरीबाड़ा नाम का ग्लेशियर मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो मिलाम हिमनद, अभी इस पर चर्चा हम करेंगे। मिलाम हिमनद की भी चर्चा नदियों में की जाएगी। मिलाम हिमनद साथी, ठीक है। मिलाम ये कुमायूं क्षेत्र से निकलेगा, आगे भी हम कुमायूं हिमालय की बात करेंगे। तो कुमायूं क्षेत्र से साथी ये मिलाम हिमनद हम निकालेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये ग्लेशियर है। सिक्किम में भी साथी देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं। ये जो हमारा प्यारा राज्य है सिक्किम, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। एक तो होगा हमारा जेमू नाम का ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ठीक है, ये सिक्किम में है। दूसरा हमारा होगा कंचनजंगा, कंचनजंगा नोट करेंगे, कंचनजंगा ग्लेशियर। तो ये दोनों ग्लेशियर हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो साथ ही ये दोनों एक ग्लेशियर सॉरी ये जेमू और कंचनजंगा ये हमें सिक्किम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लिख दे राज्य, वरना आप राज्य का नाम है भूल जाओगे, वैसे नहीं भूलोगे, सिक्किम। और ये जो हमारा पड़ता है साथी ये उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हमसे ग्लेशियर के बारे में कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है साथी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं साथी। कोई दिक्कत? अगर सबकी लंबाई देखा जाएगा तो लंबाई वैसे कभी पूछता नहीं है, लेकिन गंगोत्री और जेमू में याद रखेंगे। तो अगर गंगोत्री की लंबाई बात करें तो 26 मीटर है किलोमीटर, जेमू हमारा 25 है। तो कहीं ना कहीं आप अगर ऑप्शन में पा जाओ तो याद रखिएगा कि गंगोत्री जो है वो जेमू से ज्यादा ही हमेशा रहता है साथी, ठीक है। ग्लेशियर में एक और ग्लेशियर काराकोरम की है, अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वो है ससाइनी नाम का ग्लेशियर। तो काराकोरम श्रेणी में जो ग्लेशियर थे, एक बार रुकिए, ससाइनी मैंने नहीं लिखा है, खाटुलांग दर्रा लिखाया है, ब्याफो। एक और ग्लेशियर लिख देंगे जो कि काराकोरम श्रेणी में ही है, ससाइनी नाम के ग्लेशियर। कहीं लिख दो, यह छोटा सा पॉइंट बना के अभी नोट अपडेट कर देना, ससाइनी ग्लेशियर, ससाइनी ग्लेशियर, ग्लेशियर जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 17.2 किलोमीटर के आसपास में है। लंबाई की बात अगर करेंगे, ठीक है, 17.85 कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन 17.2 मान के चलिए अप्रोक्सीमेट, है ना। 8.5 क्या लिखा जाएगा? तो ससाइनी। और यह है कहाँ पे? तो काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर इसके बारे में हमसे पूछे, ये जो हमने अभी ग्लेशियर आपको लिखाया था चौरीबाड़ा, तो याद रखिएगा चौरीबाड़ा को लेकर के एक सवाल पेपर में आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि चौरीबाड़ा ग्लेशियर कहाँ है या क्या है। तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, तो याद रखेंगे केदारनाथ के उत्तर में, केदारनाथ के उत्तर में। तो केदारनाथ टेम्पल के उत्तर में आप पाएंगे तो साथ ही ये देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा? तो चौरीबाड़ा नाम का ये हमारा जो ग्लेशियर है साथी। तो ये हमारा महान हिमालय वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं जो उत्तराखंड में हैं, या हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे है, या फिर हमारे पूर्वी भारत में पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए हम अगले सेशन यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मान के चलिए कि 3 क्लास में लगभग में ये पूरा सेशन हमारा खत्म होगा। तो ये सेशन है, नेक्स्ट सेशन में हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे और यहीं से इसको कंटिन्यू बढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।